दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुछ कमाल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम सीखेंगे जो 10th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है। ये है सर्किट वाले क्वेश्चन। उस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर आपको वोल्टेज दे रखी होती है, करंट दे रखा होता है, आपसे कहता है कि भाई रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, या फिर वो आपसे कहता है कि भाई करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, आप वोल्टेज निकाल के दिखाओ। आज हम इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लॉ कौन सा है, किस चीज पे हम बात करेंगे। मान लो आपके पास एक ऐसा सर्किट दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टर लगा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज है वी। ये पक्की बात है, यहाँ वाला होगा प्लस, यहाँ वाला होगा माइनस, और करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो हमने साइंस में एक लॉ पढ़ा है, वो लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, ये लॉ तो ये बोलता है, पर इसका मतलब क्या है, पहले इसको डब्बा लगाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। असल में ये लॉ कहता है कि इस सर्किट के अंदर ये जो वोल्टेज है, ये कुछ करंट करता है I थ्रू रेजिस्टेंस R। दोबारा समझते हैं, ये सर्किट क्या कहना चाहता है। ये सर्किट कहना चाहता है कि मेरे पास एक बैटरी लगी है जिसकी वोल्टेज है V, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R, और मेरे पास अगर एक करंट है I, तो उनके बीच का रिलेशन होगा V इज इक्वल टू आई आर। सब लोग समझ गए। यहाँ पे है V, यहाँ पे कुछ करंट है I, यहाँ पे होगा रेजिस्टर R, और इनके बीच का रिलेशन होगा V इज इक्वल टू आई आर। मतलब अगर मुझे V पता है, R पता है, तो मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस लॉ को एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, एक बार चलो नीचे लिख भी देते हैं, इस लॉ को क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, आप लोग यहां तक तो कुछ कुछ समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ताकि कुछ कुछ दिमाग में आता रहे। तो एक सर्किट लेते हैं हम लोग, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे इस बार। एक सर्किट लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास सर्किट दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2 ओम, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3 ओम, यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट के अंदर, ये जो पूरा सर्किट है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा I, उसकी वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी फिट कर रखी है, दो रजिस्टर यहाँ पे लगा रखे हैं, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना होगा। सही बात है, तो एक बार करके देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ध्यान देना जरूरी है। फॉर्मूला लगने वाला है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब जरा प्यार से मुझे बता दो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे वोल्टेज 5, तो वैल्यू लिख दो, V की वैल्यू है 5। यहाँ पे करंट कितना है, देखो करंट यहाँ पे जो है वो मुझे पता नहीं, तो मैं मानता हूँ I करंट है। ठीक है, तो करंट पता नहीं, तो लिख देते हैं I। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, देखो आप यहाँ पे R के वैल्यू 2 3 पुट करोगे केवल, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस पुट करना है, मतलब टोटल मतलब इन दोनों को मिला के क्या रेजिस्टेंस आएगा। तो देखो इसको जरा अच्छे समझते हैं, इस पे अभी वापस आएंगे। ये क्या कहना चाहता है, देखो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप के होते हैं, इनको हम प्यार से बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे रजिस्टर है R1 R2 R3, तो इन सबका कॉम्बिनेशन निकल के आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एस टाइप का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सेम करंट फ्लो, मतलब यहाँ पे सेम करंट सेम करंट सेम करंट सेम करंट, या फिर आप आसानी समझ लें जिसमें जो वायर है वो कभी भी टूटे ना। देखो वायर यहाँ पे ऐसे आ रहा था, यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे फिर ऐसे, क्या वायर कहीं बीच में बट के टूट गया? नहीं। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। ठीक है,
फिर हमें अगला देखने को मिलता है ये कॉम्बिनेशन जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल के अंदर क्या होता है? पैरेलल के अंदर ध्यान से देखो, यहां पे करंट आता है और फिर वो बट जाता है। ठीक है, जब भी इस टाइप का कुछ हो कि आने वाली चीज दो हिस्से में बट जाती है या फिर 2 या 5 हिस्से में बट जाती है, वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा है। अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू थी R1, इसकी वैल्यू थी R2, इसकी वैल्यू थी R3, तो इक्विवेलेंट निकलता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब इनको जरा अच्छे से लिख सर्कल कर लेते हैं। एक हमें ये ठीक है, एक हमें ये मिल गया और एक नीचे ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, तो हम लोगों को पता लग गया सीरीज क्या होता है। ये हो गया हमारे पास सीरीज वाला जिसके अंदर ये निकलते हैं, ये वाला हो गया पैरेलल जिसके अंदर करंट जो होता है वो 3 हिस्से में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट था I और यहाँ पे वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, वायर देखो बीच में से टूट गया, इसलिए ये पैरेलल हो गया। समझ गए? जब भी वायर बिना टूटे चलेगा वो सीरीज होगा, जब वायर टूट जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो करंट था वो अगर टूट गया तो हम उसको बोल देंगे पैरेलल, और इस टाइप का कुछ होगा तो उसको हम बोल देंगे सीरीज। सही बात है। चलो अब हम उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, वो क्या बोलना चाहता था। तो ये क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा था कि देखो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 वोल्ट है, करंट निकालना है। अच्छा आप बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है? ये वाला सीरीज है या पैरेलल है? क्या लगता है आपको? देखो यहाँ पे जो करंट आया, क्या ये सर्किट बीच में टूट पाया कहीं पे? नहीं, कहीं भी नहीं टूटा। अगर ये सर्किट नहीं टूट पाया इसका मतलब यही है कि ये सीरीज में होगा। सही बात है, ये सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये सीरीज में होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? तो अगर ये वाला सीरीज है, सीरीज है, तो R इक्विवेलेंट क्या बनेगा? R1 प्लस R2, मतलब 2 और 3 को बस जोड़ देना है, तो कर दो 2 प्लस 3 और आ गया 5। ठीक है, तो बस यहाँ पे R की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी हमें? 5, मतलब इन दोनों को जोड़ के हम लिख दें यहाँ पे 5। बस अब I की वैल्यू निकाल दो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, तो 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू I, 1 इज इक्वल टू I, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो हो गया। अगले स्टेप पे जरा बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट दे रखा है। ठीक है, इस टाइप का एक सर्किट दे रखा है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज थी 10 वोल्ट, यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 9 ओम, और यहाँ पे कुछ करंट था I। ठीक है, आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी थी। ये देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन में, ये क्वेश्चन में बोल सकता हूँ कि ये है सीरीज प्लस पैरेलल। ठीक है, इसके अंदर सीरीज भी है, पैरेलल भी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस बीच वाले हिस्से को साफ करना पड़ेगा। अच्छा, बीच वाला हिस्सा कैसे दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो करंट आया वो टूट गया। अब अगर करंट इस तरह से टूट जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज जो होगी वो होगी पैरेलल वाली। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो खुशी होगी। सॉल्व करते हैं। तो ये सब बस मैं इतना ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, ये 3 था, 3 था, 3 था, तो ये पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लगाओ फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय
R1 कितना है 3, R2 कितना है 3, R3 कितना है 3, तीनों के लिए 3 3 3, बस सॉल्व कर दो। कितना है 1/1, दोनों साइड रेसिप्रोकल, तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। इसका मतलब इस हिस्से को मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 1। इसका ये मतलब होता है कि मैं इस चीज को 1 से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी कि अब मैं इस वाले हिस्से को मिटा दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा 1 ओम। ठीक है, अब ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, क्योंकि अब ये सीरीज बन गया और सीरीज को सॉल्व करना बहुत आसान। 9 + 1 10, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10, वोल्टेज कितनी है 10, V = IR हमें पता है, वो लगा के इसमें करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। चलो, हम लोग को बेसिक चीज आ गई है, अब हम अगले लेवल पे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, मान लो कुछ इज करंट निकालने वाला क्वेश्चन है कि करंट हमें फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे एक सर्किट था, सर्किट का बस आधा हिस्सा दे रहा है कि यहाँ पे एक सर्किट में 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, और वो करंट आगे जाके ऐसे बढ़ गया। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको पूरा कर देते हैं। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे 6 एम्पियर करंट था, ये 3 रेजिस्टर में बढ़ जाता है, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 6 एम्पियर करंट था। यहाँ पे जो रेजिस्टर था मैं बोलता हूँ कि वो था 3 ओम, ये था 6 ओम, ये था 9 ओम। ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट जा रहा था I1, यहाँ पे कुछ करंट जा रहा था I2 और यहाँ पे कुछ करंट जा रहा था I3। ठीक है, और यहाँ पे वापस आ जाएगा 6 एम्पियर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि I1 और I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको करने के लिए हमें, मैं ध्यान से सुनो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए इसको करने के लिए हर पॉइंट की वोल्टेज सेम करो। क्या कहना चाहता हूं मैं, तो चलो मान लेते हैं, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट था ई, ये पॉइंट था एफ। अब देखो, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V ऑफ ए बी इज इक्वल टू V ऑफ सी डी इज इक्वल टू V ऑफ ई एफ। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो यहां से यहां तक की वोल्टेज इक्वल टू यहां से यहां तक की इक्वल टू यहां से यहां तक की वोल्टेज। चलो आगे बढ़ते हैं। V ऑफ ए बी तक की वोल्टेज क्या होगी, क्या हमें V का फॉर्मूला पता है? हाँ, V का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V ऑफ ए बी जो होगा वो बराबर होगा I ऑफ ए बी के इंटू आर ऑफ ए बी के। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर का मतलब हो गया V ऑफ ए बी इक्वल टू आई ऑफ ए बी इक्वल टू आर ऑफ ए बी। बस लिखने का स्टाइल है, तो मैं लिखता हूँ V ऑफ ए बी और कुछ नहीं बल्कि I ऑफ ए बी इंटू आर ऑफ ए बी होगा। सिमिलरली V ऑफ सी डी क्या होगा, I ऑफ सी डी इंटू आर ऑफ सी डी, और V ऑफ ई एफ I ऑफ ई एफ इंटू आर ऑफ ई एफ। अब वैल्यू पुट कर दो, I ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, I1 है, R ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है 3, I ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी है I2, R ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी है 6, I ऑफ ई एफ की वैल्यू कितनी है I3 और R ऑफ ई एफ की वैल्यू कितनी है 9। इसको अब अच्छे सुंदर तरीके से लिख दूं, दिख रहा है 3I1 इज इक्वल टू 6I2 इज इक्वल टू 9I3। ठीक है, ओके। अब इस पूरी इक्वेशन को, चलो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, इसको एक बार अच्छे से डब्बा बना देते हैं कि हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्या मुझे एक और इक्वेशन दिख रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे था 6 एम्पियर करंट, ये आगे 3 हिस्सों में बटा है, तो क्या ये बात सच है कि जो करंट आ रहा था वही तो आगे जा रहा है? तो मतलब
I1 और I2 और I3 इन सारे करंट्स को जोड़ के 6 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे एक इनिशियली एक पाइप आ रही थी जिसमें पानी था, और फिर ये इस तरह से दूसरे में बढ़ जाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से जो पानी आ रहा था वही तो यहाँ पे जाके बटा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को जोड़ूं तो इसके बराबर आनी चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ हो रहा है कि हमें यहाँ का अगर I1 है, यहाँ का I2 है, तो वो इन दोनों को जोड़ के यहाँ वाले 6 के बराबर होना चाहिए। यही पॉइंट है। तो मैं अगली इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ। अच्छे से देखो मैं अगली इक्वेशन क्या लिखूंगा। अगली इक्वेशन मेरी बनेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को यूज करके हम I1 I2 I3 के वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, चल ये भी बता देता हूँ, बस ये इसके बाद बाकी हम अगले वीडियो में देख लेंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, आपको लग रहा होगा ये एक इक्वेशन है, पर ऐसा नहीं है। ये एक इक्वेशन नहीं है, असल में 2 इक्वेशन है। कैसे, अगर मैं ध्यान से देखो मैं कैसे लिखता हूँ। मैं इस इक्वेशन को दूसरे में कैसे बांटता हूँ, मैं इससे लिख सकता हूँ। पहले लिखता हूँ 3I1 इज इक्वल टू 6I2। एक इक्वेशन ये बनती है और दूसरी क्या बनती है, 6I2 इज इक्वल टू 9I3। असल में जब 2 इक्वल टू आते हैं तो ये लिखने का स्टाइल बन जाता है। तो एक बार इन दोनों को लिख लो और फिर एक बार इन दोनों को लिख लो। ठीक है, चलो अब इसको जरा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। तो मुझे पता लग रहा है 3 से डिवाइड कर दूंगा तो I1 इज इक्वल टू 2I2, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या लिख रहा है कि 2I2 इज इक्वल टू 3I3। ठीक है, चलो तो क्या मैं इससे ऐसा कुछ कमाल का बोल सकता हूँ क्या कि I1 की वैल्यू जो है वो 2I2 के बराबर है। चलो ठीक है, एक और इक्वेशन बनती है। चलो इसको मैं बोल देता हूँ 3। ठीक है, पर ये देखो ये इक्वेशन अभी मुझे प्यारी अच्छी नहीं लग रही, या फिर लग रही नहीं, इक्वेशन अभी अच्छी नहीं लग रही। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, 2/3I2 इज इक्वल टू I3। सही बात है। इसका फायदा क्या होगा वो आपको आगे दिख जाएगा। अगर आप समझदार होंगे तो आपको अभी तक दिख जाना चाहिए, पर बाकी लोगों को आगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 2 3 4 मिला। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, पता लगा। तो मैं क्या करता हूं, जरा अच्छे से देखो मैं क्या कमाल करने वाला हूं। क्या करता हूं, देखो वो इक्वेशन क्या थी, वो बोली थी I1 प्लस I2 प्लस I3 6 के बराबर। चलो I1 लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 6 के बराबर। I1 की वैल्यू बताओ क्या है, दिख तो रहा है I1 की वैल्यू तो 2 के बराबर है, मतलब 2I2। तो लिख देते हैं I1 क्या है 2I2। I2 की वैल्यू किसके बराबर है, I2 को I2 लिखते हैं। I3 की वैल्यू किसके बराबर है, I3 की वैल्यू 2/3I2 के बराबर है, इज इक्वल टू 6। अब इस पूरे चीज को मस्त जोड़ दो, 2 + 1 3I2 प्लस 2/3I2 इक्वल्स 6। ये हो गया 11/3I2 इज इक्वल टू 6 करके I2 की वैल्यू आ जाएगी 18/11। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन में I2 की वैल्यू। तो अब I2 तो आ गया, पर I1 I3 देखो I2 आ गया ना, इस I2 के वैल्यू को इसमें अगर आप पुट करोगे तो आपको I1 मिल जाएगा, I2 के वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आपको I3 मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है सॉल्व। ठीक है, आगे इस तरह के हम और क्वेश्चन करेंगे बाकी वीडियोस में। थैंक यू।